नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2021 और रविवार के आज के इस सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसके तहत आपके समक्ष प्रश्न आएंगे। आपको 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और वीडियो के अंत में आपको यह भी बताना है कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का जवाब दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा से स्वस्थानीय जैव उपचारण तकनीक है? बायोवेंटिंग, बायोपाइल्स, बायोस्पार्जिंग, बायोरिएक्टर की बायो ऑगमेंटेशन। विकल्प है केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 5, केवल 2, 3 और 4 की 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 1, 3 और 5। जैव उपचारण तकनीक, जिसे अंग्रेजी में बायो रिमीडिएशन कहा जाता है, वह जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके माध्यम से मिट्टी, पानी और अन्य वातावरणों से प्रदूषकों और विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है और इसके माध्यम से तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बायो रिमीडिएशन मुख्य रूप से 2 आधारों पर देखी जाती है। इसमें एक इन सूटू यानी संदूषण के स्थान पर ही और दूसरी एक्स सीटू यानी संदूषण स्थान से दूर तकनीक कहलाती है। मुख्य रूप से बायो वेंटिंग और बायोस्पार्जिंग इन सीटू रिमीडिएशन तकनीक के तहत आती है। बायोवेंटिंग के तहत भूजल प्रणाली में कार्बनिक घटकों को जैव अवक्रमण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। वहीं दूसरी ओर बायोस्पार्जिंग में संतृप्त क्षेत्र में कार्बनिक घटकों को बायोडिग्रेड करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर बायोपाइल्स के तहत बायोडिग्रेडेशन के उपयोग के माध्यम से खुदाई वाली मिट्टी में पेट्रोलियम घटकों की सांद्रता को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें बायोरिएक्टर की, तो बायोरिएक्टर किसी भी उपकरण या प्रणाली को संदर्भित करता है जो जैविक रूप से सक्रिय वातावरण का समर्थन करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें ऐसी रासायनिक प्रक्रिया की जाती है जिसमें जीव या जैव रासायनिक रूप से सक्रिय पदार्थ शामिल होते हैं। मुख्य रूप से इसका प्रयोग टिश्यू इंजीनियरिंग में कोशिकाओं या ऊतकों को विकसित करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जैव आवर्धन या बायो ऑगमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी स्थान पर संदूषकों की गिरावट की दर को तीव्र करने के लिए प्रदूषण को तेजी से हटाने के लिए जीवाणुओं को जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से किसी स्थान विशेष पर प्रदूषण अथवा कचरे को जल्दी से साफ करने में काफी मदद मिलती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अपरद खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह अपघटकों से बना है जो परपोषी जीव होते हैं, मुख्य रूप से कवक और जीवाणु। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा चराई खाद्य श्रृंखला की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रवाहित होता है। ये दोनों के दोनों जो कथन हैं वह सही हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अपरद खाद्य श्रृंखला, जिसे अंग्रेजी में डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, वह खाद्य श्रृंखला का एक ऐसा प्रकार है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है और इसमें मृत कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित किए जाते हैं। इसके माध्यम से जो जीव मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं उन्हें डीकंपोजर के नाम से जाना जाता है और यह बाद में अन्य शिकारियों द्वारा खाए जाते हैं और इस प्रकार से एक अपरद प्रकार की खाद्य श्रृंखला देखी जाती है। अगला प्रश्न है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है वैसे वैसे पौधे और जीवों का विकास भी तेजी से होता है। जैसे जैसे गाद और जैविक मलबे का ढेर लगता जाता है, झील के तापमान में कमी होती चली जाती है। आपको बताना है कौन सा से कथन सही है। तो इसके संदर्भ में
केवल पहला कथन सही है, हालांकि दूसरा कथन जो है वह गलत है, क्योंकि गाद और जैविक मलबे के ढेर लगने की स्थिति में झील के तापमान में कमी नहीं होती है, अपितु इसमें थोड़ी सी वृद्धि देखी जाती है। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। यूट्रोफिकेशन या सुपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी जल निकाय में हम खनिज और पोषक तत्वों की समृद्धता देखते हैं। यूं तो यह प्राकृतिक कारकों से भी होता है, हालांकि हाल के वर्षों में मानव जनित कारकों एंथ्रोपोजेनिक कारकों के चलते यह काफ़ी तेजी से देखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से नदी तालाबों आदि में विविध प्रकार के पोषक तत्व, सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक अपशिष्टों अथवा खेती के तरीकों से शामिल होते हैं और इसके माध्यम से न केवल उस क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार के शैवालों का विकास होता है, हालांकि आगे चलकर उस जल निकाय के ऑक्सीजन में भी कमी आ सकती है। इस प्रक्रिया को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें किसी जल निकाय में नाइट्रोजन अथवा फास्फोरस की मात्रा एक सीमा से अधिक होने की स्थिति में इसमें शैवाल की वृद्धि तीव्रता से देखी जाती है, जो अन्य जीवों के विकास क्रम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और अंततः इसमें डेड जोन्स आदि का भी विकास होता है। अगला प्रश्न है, ईविल क्वार्टरेट संबंधित है ओजोन परत का क्षरण, औद्योगिक क्रांति और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, जैव विविधता का नुकसान, तेल के अन्वेषण से समुद्री जीवन के लिए जोखिम। तो इसका सही उत्तर है सी, जैव विविधता का नुकसान। ईविल क्वार्टेट अथवा ईविल चौकड़ी जैव विविधता के नुकसान से संबंधित है, जिसमें जैव विविधता के नुकसान के संदर्भ में 4 प्रमुख कारणों की बात की जाती है। इसमें आवास हानि और विखंडन, अतिशोषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सह विलुप्तीकरण महत्वपूर्ण है, जिसे आपको जैव विविधता के संदर्भ में याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पारिस्थितिक अनुक्रम द्वितीयक अनुक्रम से तेज होता है। प्राथमिक या द्वितीयक अनुक्रम के दौरान किसी भी समय अनुक्रम का एक विशेष क्रमिक चरण पहले के चरण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लाइकेन फंगस पुरोगामी प्रजातियों के उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसके संदर्भ में पहला और दूसरा विकल्प गलत है, केवल तीसरा जो है सही है और हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3। जब हम बात करते हैं अनुक्रम अथवा सक्सेशन की, तो इसके संदर्भ में यह देखा जाता है कि प्राथमिक अनुक्रम तीव्र गति के स्थान पर धीमी गति से प्रारंभ होता है और द्वितीयक अनुक्रम तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ इसमें अनेक बार हम आग आदि कारणों के चलते अनुक्रमों आदि में बदलाव की प्रक्रिया को भी देखते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रम अथवा सक्सेशन किसी भी भूमि के बंजर या नष्ट क्षेत्र से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों के उपनिवेशीकरण को दर्शाता है, जिसमें मॉस अथवा लाइकेन प्रजातियों के द्वारा प्रारंभिक आधार पर अनुक्रमण किया जाता है। आगे चलकर इसमें दूसरे प्रकार के जीवों का विकास होता है। इसमें मुख्य रूप से सीरल कम्युनिटी अथवा सर्वल समुदाय का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो किसी भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में मध्यवर्ती चरण के रूप में कार्य करते हैं, जो आगे चलकर क्लाइमेक्स समुदाय को जन्म देते हैं। इसमें प्रारंभ में हम एक साधारण खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला को पाते हैं, हालांकि आगे चलकर इसमें जटिलता देखने को मिलती है। इसको आप इस चित्र से भी देख सकते हैं, जिसमें प्राथमिक अनुक्रमण के तहत शुरुआत में एक खाली जमीन अथवा नग्न चट्टान पर पायनियर स्पीशीज आदि के माध्यम से विकास के क्रम को देखा जाता है, जो आगे चलकर चरमोत्कर्ष समुदायों के रूप में विकसित होता है। पायनियर स्पीशीज में मुख्य रूप से मॉस और लाइकेन आदि को शामिल किया जाता है, जिसे हिंदी में पुरोगामी प्रजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? राष्ट्रीय उद्यानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाता है, जहां अभयारण्यों की तुलना में मानव गतिविधि बहुत सीमित होती है। राष्ट्रीय उद्यान एक विशेष प्रजाति के लिए बनाया जा सकता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है। तो इसके संदर्भ में पहला कथन तो सही है, हालांकि दूसरा जो कथन है वह गलत है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल
1। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र को दर्शाता है जहां वन्य जीवों के संरक्षण और उन्हें विकसित करने के लिए शासी निकायों जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदि के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर वन्य जीव अभयारण्य ऐसे प्राकृतिक आवास हैं जो शासन निकायों अथवा निजी संगठनों द्वारा भी चलाए जा सकते हैं, जो जानवरों अथवा पक्षियों की कुछ प्रजातियों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, बदलती जलवायु में महासागर और क्रायोस्फीयर पर विशेष रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जर्मन वॉच की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो इसका सही उत्तर है डी, IPCC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोक, प्रदूषक, इटाई, कैडमियम, मिनीमाता, मरकरी, न्यूमोकोनियोसिस, कोयला। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो इसके संदर्भ में तीनों के तीनों जो युग्म हैं वह सही हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। यानी इटाई रोग कैडमियम से होता है, मिनीमाता मरकरी से, वहीं न्यूमोकोनियोसिस कोयले से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? घास के मैदानों में वृक्षों का समर्थन करने के लिहाज से बहुत कम बारिश होती है। घास के वृद्ध फैलाव के पोषण हेतु उनकी मृदा में पोषक तत्व विद्यमान नहीं होते हैं। टैगा आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में सब आर्कटिक वन का एक क्षेत्र है। टुंड्रा आर्कटिक वृत्त का एक वृक्ष विहीन वातावरण है। आपको बताना है कौन सा सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो इसके संदर्भ में पहला कथन गलत है, हालांकि दूसरा और तीसरा कथन सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। घास के मैदानों वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वहां पे घास के मैदान मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, हालांकि वहां पे कुछ सीमित मात्रा में वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें घास के वृद्ध फैलाव के पोषण के लिए पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, जो कि पहले कथन को गलत बना देता है। इसे आप इस मानचित्र से भी समझ सकते हैं, जिसमें वर्षा और तापमान आदि के आधार पर मुख्य रूप से ग्लोब पर हम विविध प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों को देखते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिसमें सवाना क्षेत्र, घास भूमि के क्षेत्र और अन्य प्रकार के वनीय क्षेत्रों को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ हिस्सों में पेयजल में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है? आर्सेनिक, सॉर्बिटोल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड की यूरेनियम। आपको बताना है सही उत्तर क्या है, केवल 1 और 3, केवल 2, 4 और 5, केवल 1, 3 और 5 की पांचों के पांचों। यह है यूपीएससी की 2013 की परीक्षा में आया है और इसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम भारत के कुछ हिस्सों में पेयजल प्रदूषक के रूप में पाए जाने वाले प्रमुख संदूषक हैं और इस आधार पे उत्तर हो जाएगा हमारा सी। हाल के वर्षों में भारत में यूरेनियम संदूषण काफ़ी व्यापक स्तर पर देखा गया है, जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक आदि महत्वपूर्ण रूप से शामिल हैं। इस प्रकार से आज के सत्र में हमने अधिक से अधिक प्रश्नों की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।